ईवीएस क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम एक नया सेशन शुरू करने वाले हैं, हिंदी भाषा और व्याकरण। इस हिंदी भाषा और व्याकरण के सेशन को हम हिंदी साहित्य की तरफ लेके जाएंगे। आप सब साथ बनाए रखें। जो हिंदी भाषा और व्याकरण का सेशन है वो आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और बोर्ड की परीक्षाओं में भी आता है और जितने भी हमारे जो उत्तर भारत में हिंदी भाषी राज्य हैं उनमें की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये आएगा। हम चलते हैं हिंदी भाषा और व्याकरण के सत्र की तरफ। अब देखिए, जो हम हिंदी भाषा और व्याकरण हैं उसमें हम सबसे पहले भाषा का परिचय लेंगे कि भाषा क्या होती है, फिर उसके बाद हम वर्ण, संधि, समास इस तरफ चलेंगे। अब देखिए, जो भाषा है भाष धातु से बनी है। भाष धातु अब देखिए, अब धातु क्या होती है। सबसे पहली बात, आपके मन में प्रश्न आएगा कि धातु क्या होती है। धातु जो मूल भाषा में मूल भाषा। अब प्रश्न आएगा कि जो मूल भाषा क्या है। जब भी हमारे इस सेशन में मूल भाषा का जिक्र होगा तो आप क्या समझेंगे। मूल भाषा का अर्थ है संस्कृत भाषा। तो जो धातु रूप हैं वो संस्कृत भाषा में मिलते हैं। उसके पश्चात जो भाष धातु का क्या अर्थ होता है, इसका क्या अभिप्राय है। अब देखिए, जो भाष धातु का अभिप्राय है वो विचार प्रकट करना। क्या है बेटा? विचार प्रकट करना। अब आप देखिए विचार, फिर उसके पश्चात हम देखेंगे विचार क्या होते हैं। विचार, ये विचार क्या है। सबसे पहले हम क्या है, ये जो विचार क्या होता है। विचार आध्वन्यात्मक इकाई होती है। क्या? आध्वन्यात्मक इकाई। अब हम देखिए आध्वन्यात्मक कैसे बना। आ ध्वनि धन आत्मक। तो जो आवसर्ग है इसका हम नहीं के अर्थ में लेंगे। नहीं, ध्वनि का अर्थ है आवाज। आत्मक हमारा जो व्यवहार है, व्यवहार, जो हमारा व्यवहार है। अब देखिए विचार क्या है, आध्वन्यात्मक इकाई। अब हम इसको कुछ उदाहरण से समझते हैं। इसका अर्थ क्या है आध्वन्यात्मक का। ये देखिए बेटा, जैसे ये दो व्यक्ति हैं, इनके मन में कोई विचार है। व्यक्ति का, व्यक्ति खा, ठीक है। व्यक्ति का और व्यक्ति खा के मन में कोई विचार है। जो विचार प्रकट करना है ना, के मन में कोई विचार है। क्या का व्यक्ति खा व्यक्ति के मन के विचार को जान सकता है, या खा व्यक्ति क्या का व्यक्ति के मन के विचार को जान सकता है? नहीं। जब तक का और खा व्यक्ति अपने मन के विचारों को प्रकट नहीं करेंगे तब तक ना तो का और ना ही खा एक दूसरे के मन के विचारों को जान सकते हैं। अब देखिए बच्चों, जो का व्यक्ति था और जो खा व्यक्ति था, इन्होंने जिस माध्यम से अपने जो इस का के मन में और खा के मन में जो विचार थे प्रकट किए, उस साधन को हम भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा। तो क्या, देखिए इसको हम दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, जैसे ये कोई वस्तु है और ये कोई वस्तु है। इस वस्तु को जब हम इस स्थान पर लेके आए या इस वस्तु को जब हम इस स्थान पर लेके आए, अब ऐसा तो नहीं है कि ये वस्तु गायब हो गई यहाँ पहुँच जाएगी। नहीं, मान लो ये कुरुक्षेत्र है
और ये करनाल है। अब देखिए, कुरुक्षेत्र से करनाल तक जाने के लिए हमें विभिन्न जो है यातायात के साधनों का प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो जो ये साधन हैं, जिन साधनों का हम प्रयोग कर रहे हैं वही भाषा है। क्योंकि हम जैसे का और खा व्यक्ति अपने मन में जो विचार थे उनको प्रकट करने के लिए आवाज़ का जामा जब पहनाता है या ध्वनि का जामा जब पहनाता है, उस साधन को हम भाषा कहते हैं। अब देखिए, अब जो जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति ही विचारों को प्रकट करता है या एक व्यक्ति ही विचारों को सुनता है। उदाहरण के रूप में आप, जैसे मैं एक व्यक्ति हूँ और आप बहुत सारे व्यक्ति सुन रहे हैं, तो ये भी एक माध्यम है। मतलब कि एक या एक से अधिक। अब इसी तरह ये कहने वाला, इसको हम कर रहे कहने वाला, जैसे मैं एक या एक से अधिक। अब देखिए, अब एक भी व्यक्ति कह सकता है, एक से ज़्यादा भी कह सकते हैं। मतलब एक व्यक्ति कहेगा एक सुन सकता है, एक से अधिक कहेंगे तो एक सुन सकता है या एक से अधिक सुन सकते हैं। ऐसे ही इधर रहेगा। मतलब कि अपने विचारों को जब एक या एक से अधिक व्यक्ति विभिन्न माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। ये रही भाषा की परिभाषा। अब आप और व्याकरण में जो भाषा क्या होती है इसके बारे में हमने जाना, वो भी हमने प्रैक्टिकल रूप में जाना कि भाषा जो है, सभी भाषाएं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जो विश्व में जितनी भी भाषाएं हैं उनके बारे में भाषा का जो नियम है वो सब में यही रहता है कि भाषा क्या है, उसे क्या कहा जाता है। अब हमने भाषा के बारे में जाना कि भाषा जो है अपने मन के विचारों को विभिन्न माध्यमों से विनिमय या हम ये कह सकते हैं भेजना, प्रकट करना ही भाषा कहलाता है। ये हुई भाषा की परिभाषा की बात। जब भी भाषा की परिभाषा की बात आए, जैसे अभी मैं कुछ दिन पूर्व ही एक विश्वविद्यालय में इंटरव्यू के लिए गया, तो सबसे पहला प्रश्न मुझसे यही पूछा गया, भाषा किसे कहते हैं। तो अब आपको व्यवहारिक रूप से मैंने बता दिया कि भाषा क्या है। एक बार पुनः देखेंगे। भाषा भाष धातु से निर्मित है, जो कि मूल भाषा संस्कृत से आया है। भाष का जो अर्थ है वो विचार प्रकट करना। विचार जो है मनुष्य के मन की आध्वर्यात्मक इकाई है। आध्वर्यात्मक, जिसको अभी प्रकट नहीं किया गया। और इस आध्वर्यात्मक इकाई को जब हम ध्वनि के माध्यम से प्रकट करते हैं तो वो क्या होता है, वो भाषा का रूप धारण कर लेती है। अब देखिए, इसके पश्चात देखिए आप, भाषा एक या एक से अधिक व्यक्तियों के समूहों में विचारों का आदान प्रदान ही भाषा है। अब भाषा की क्या हम विशेषताएं देखते हैं। भाषा की क्या विशेषताएं हैं। भाषा एक अर्जित संपत्ति है।
अब आप कहेंगे अर्जित संपत्ति कैसे सर? अर्जित संपत्ति, अर्जित संपत्ति, भाषा एक अर्जित संपत्ति है। देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके पास ध्वनि तो है, सुनने की क्षमता भी है, परंतु बच्चा जब जन्म लेता है तो वो जिस वातावरण में रहता है उससे उस भाषा, परिवार की भाषा को ग्रहण करता है। अब मान लो कोई व्यक्ति उत्तर भारत में पैदा होता है, वो हिंदी भाषा, अगर वो दक्षिण भारत में पैदा होगा तो दक्षिण भारतीय भाषाओं का ज्ञान होगा, या विदेश में होगा तो विदेशी भाषा का क्या ज्ञान अर्जित करेगा। तो इसका अर्थ यही है कि जो भाषा है वो अर्जित की जाती है। तो भाषा का सबसे पहली विशेषता क्या है? भाषा, जिस भी भाषा समाज में हम रहते हैं उसे ही अर्जित करता है। आपने देखा होगा जैसे अपने कुरुक्षेत्र की भाषा और करनाल, अंबाला या जींद, पानीपत, इनकी भाषाओं में अंतर है, जबकि एक ही राज्य की ये सब जिले हैं, सबकी भाषाओं में अंतर है। हम इसी तरह राज्यों की भाषा में अंतर है, देशों की भाषा में अंतर है, और उसी तरह से व्यक्ति उसको अर्जित करता है। अब इसके हम दूसरे विशेषता पे चलते हैं। अब देखिए, जो अर्जित संपत्ति है उसका सबसे बड़ा क्या है? अनुकरण। अनुकरण, ये क्या अर्जित संपत्ति? अनुकरण में क्या रहता है? मौखिक, मौखिक और लिखित। बच्चा क्या पहले अपने माता पिता, भाई बहन की जो वो शब्द बोलते हैं, बेटा ताऊ बोलो, माँ बोलो, दादा बोलो, दादी बोलो, इस तरह के जब वो शब्द सुनता है तो सबसे पहले क्या, वो मौखिक रूप से श्रवण करता है, फिर उसका ज्ञान लिखित की तरफ बढ़ता है। तो अनुकरण ही जो है अर्जित संपत्ति की सबसे महत्वपूर्ण कारक रहता है। अब उसके पश्चात देखिए, दूसरे में सामाजिक प्रक्रिया है, जिसका क्या अर्थ है कि जो भाषा है वो समाज में रहकर ही सीखी जाती है। एक समाज, मैंने जैसे अभी बताया अर्जित संपत्ति, अगर वो एक उत्तर भारतीय समाज में रहता तो वो हिंदी सीखेगा, अगर वो दक्षिण भारतीय समाज में रहता तो दक्षिण भारतीय भाषाएं अर्जित करेगा, और उसके जो शब्दकोश में भी सामाजिक, जिस समाज में वो रहता है उस तरह के शब्दकोश उसके निर्माण होंगे। उसके अब देखिए, भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो भाषा, देखिए जैसे हिंदी का कहा जाता है कि 1050, ठीक है, 1050 स्वीकृत संपत्ति, ठीक है, से इसका उद्भव माना जाता है हिंदी का। अगर 1050 से हिंदी का उदय हुआ तो क्या जो 1050 में हिंदी भाषा थी वो आज भी फिर वही होनी थी? आज भी तो फिर वही होना। अगर उसका स्वरूप क्या अंतिम स्वरूप होता तो फिर यही रहनी थी। क्योंकि जैसे देखिए, भाषा के संदर्भ में देखिए, जैसे पहले आया था हमारा वैदिक, संस्कृत, दूसरे में आता है लौकिक, संस्कृत, उसके पश्चात पाली भाषा, फिर आता है प्राकृत भाषा, फिर आता है अपभ्रंश, फिर हिंदी। अपभ्रंश के भी अवहट से हिंदी। तो अगर भाषा का जो अंतिम स्वरूप होता तो फिर तो जो 1050 में जो हिंदी थी वो आज भी वही होती, परंतु ऐसा नहीं है। क्योंकि
जो इस वक्त जो भाषा थी, इन भाषाओं के मेल से इसके शब्दावली इसमें थी, चाहे कम मात्रा में हो थी, परंतु जो आज की भाषा का स्वरूप है वो बिल्कुल भिन्न है। इसी कारण जो भाषा है उसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता, वो निरंतर बदलती रहती है। अब आप देखिए इसका मानक स्वरूप। जो भाषा का एक मानक स्वरूप होता है जिसके में उसकी लिपि, जैसे व्याकरण और एक लिपि रहती है। सब भाषाओं की अपनी लिपि और एक व्याकरण होती है। छठा, कठिन से सरल की ओर। जो भाषा है वो कठिन से सरल की ओर जाती है, क्योंकि अगर भाषा में कोई परिवर्तन ना होता, अगर आज हमने जो भाषा सीख ली तो वो ऐसी रहेगी तो वो सरल रहेगी, परंतु जब भाषा में परिवर्तन होता है तो जब हम उसे सीखते हैं ना तो क्या रहता है, तो वो कठिन हो जाती है। तो कठिन से जब हम उसके अभ्यास करते हैं तो अभ्यास करने से वो क्या सरल बन जाती है। तो क्या है, कठिन से सरल की ओर। जब देखिए बच्चा होता है, बच्चा जब जन्म लेता है तो वो धीरे धीरे क्या शब्दों को सीखता है, और जब वो अभ्यस्त हो जाता है, अभ्यास करने लग जाता है तो वो आराम से बोलता है। तो भाषा जो है कठिन से सरल की हो जाती है। अब उसके पश्चात देखिए बेटा, भाषा को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक स्वरूप तरफ देखिए, जिज्ञासा। जब तक किसी व्यक्ति में किसी काम को करने की जिज्ञासा नहीं होगी तब तक वो उस काम को नहीं कर पाएगा। अब इसी तरह भाषा के संदर्भ में यही है, अगर आप कोई भाषा सीखना चाहते हो तो सबसे पहले आपको उस भाषा के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करनी होगी। उसके पश्चात जिज्ञासा जो जानने की इच्छा रखता है, उसके बाद अनुकरण। अब देखिए जो अनुकरण है, बच्चा के जैसे हम बच्चे को बोलते हैं बेटा माँ बोलो, पिता बोलो, इस तरह से भाई बहन, तो वो अनुकरण करता है। आपने देखा होगा जब हम स्कूल की प्रे में, जब स्टेज पर जो बच्चे होते हैं वो जब प्रे करते हैं तो जो प्रार्थना करते हैं उसको सभी बच्चे क्या करते हैं, अनुकरण करके उसको दोहराते हैं। ठीक, उसको अनुकरण करके दोहराते हैं। तो यही चीज़ है, जब बच्चा सुनता है तो उसका अनुकरण करता है। तो क्या है, जिज्ञासा होनी चाहिए किसी भाषा को सीखने के लिए, फिर उसका अनुकरण होना चाहिए, और फिर अभ्यास। बिना अभ्यास के कोई भी काम नहीं होगा। अगर आप बार बार किसी चीज़ का अभ्यास करोगे तो वो हमारे क्या संस्कार बन जाती है, वो हमारे स्वरूप में ढल जाती है। तो क्या तीन आए, जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास। उसके बाद भाषा विकास के क्रम, इसको हम कौशल भी बोल देते हैं, टीचिंग कौशल भी बोलते हैं बच्चों के। अब देखिए सबसे पहले क्या, बच्चा सुनना सीखता है। पहले बच्चा जब पैदा होता है सुनता है, फिर वो बोलता है, और फिर पढ़ना सीखता है, और फिर लिखना। ये चार रहते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अब देखिए जो एक मनोवैज्ञानिक है, सभी मनोवैज्ञानिक जो है इसी पंक्ति में सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। मैं आपको जो ये सब करवा रहा हूँ एक व्यवहारिक तौर पे करवा रहा हूँ, ये आपको रटन से मुक्ति दिलाएगा। कि जो हम क्या होता है कि हम जब पढ़ते हैं सिर्फ किताब ले आए बाजार से और पढ़ा, फिर भूल जाते हैं 2-3 दिन बाद या हफ्ते बाद 10 दिन बाद। पर आप इस तरह से करोगे तो आप भूलोगे नहीं, या फिर अगर भूल भी जाते हो तो दोबारा आपको रिकॉल होने में आसानी रहती है, क्योंकि आपने क्या इसको एक पूरे वैज्ञानिक ढंग से पढ़ा। अब देखिए जो सुनना, बोलना और पढ़ना और लिखना, ये जो चार विकास क्रम हैं, उस क्रम में देखिए जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए हैं शिक्षा शास्त्र में, वो सब क्या इसी क्रम में मानते हैं। परंतु मॉन्टेस्क्यू एक जो मनोवैज्ञानिक है वो इनको लिखने को तीसरे नंबर और पढ़ने को अंतिम नंबर पे मानते हैं। मतलब ऐसे मारिया मॉन्टेस्क्यू जो है वो क्या इनको आगे और पीछे मानते हैं, और सभी इसी क्रम में मानते हैं कि बच्चे का जो भाषा का विकास है वो इस तरह से होता है, सुनना होता है, बोलना, पढ़ना और लिखना। उसके बाद भाषा के प्रकार। अब मान लो आप क्या रहता है कि आप जब कोई परीक्षा के लिए हिंदी की पुस्तक लाते हैं तो उसमें लगभग कई बार 2 ही मिलते हैं, मौखिक और लिखित। ये भी एक इंटरव्यू में पूछा गया था मुझसे। अब आप देखिए इसके 3
हैं 3। अब देखिए जो मौखिक जो भाषा का प्रकार है, इसमें हम अपने विचारों को बोलकर एक से अधिक व्यक्तियों तक या व्यक्तियों के समूह तक पहुंचाते हैं। लिखित में हम लिखकर और संकेतिक में हम संकेत के द्वारा। अब हम देखिए इस तरह के जो हमारे मौखिक, लिखित और संकेतिक प्रकार हैं, इनमें से क्या हमें प्रश्न कैसे आते हैं परीक्षाओं में। अब वो देखिए आप, अब देखिए जैसे मैं दो रूप, मौखिक से मैं आपको बात पहुंचा रहा हूँ, उसके पश्चात लिखित, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा लिखित, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको मौखिक और लिखित दो रूपों से आप तक अपनी बात को पहुंचा रहा हूँ। अब आप देखिए, और आप क्या कर रहे हो, आप सुन रहे हो, तो आप सुनने के माध्यम में। अब परीक्षा में प्रश्न कैसे आते हैं, प्रश्न आएगा यातायात, जो ट्रैफिक का जो हवलदार है या कर्मचारी है, वो किस भाषा का प्रयोग करता है, किस भाषा करता है, संकेतिक भाषा का। जो ट्रैफिक पे जो कर्मचारी है, वो वाहनों को रोकने के लिए किस भाषा का प्रयोग करता है। ये प्रश्न आ गया आपके पास परीक्षा में, तो क्या कहोगे, संकेतिक भाषा का। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए, समाचार। अब देखिए कोई व्यक्ति रेडियो पर समाचार सुन रहा है या कविता सुन रहा है, तो किस भाषा का रूप है ये, मौखिक भाषा का। किस भाषा का रूप है, मौखिक भाषा का। इसके बाद जैसे एक प्रश्न आ जाता है, नेताजी भाषण क्या कह रहे हैं, भाषण बोल रहे हैं। अच्छा, नेताजी भाषण बोल रहे हैं तो हम क्या सुन रहे हैं, तो ये मौखिक भाषा का। उसके बाद जितने भी सबसे ज़्यादा इसमें से पूछा जाएगा, जैसे समाचार पत्र, पाठ्य पुस्तकें जो हमारी हैं, पाठ्य पुस्तकें होंगी, समाचार पत्र हो गए, पत्रिकाएं होंगी, पत्रिका होगी। इस तरह से जो विचार हमारे पास लिखित रूप में हमारे पास आते हैं, उसे हम लिखित रूप में कहते हैं। इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं कि आप रेडियो पे सुन रहे हैं तो कौन से रूप है, नेताजी भाषण सुना रहे हैं तो कौन सा रूप है, या जो साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है, वो किस रूप में होता है, वो किस रूप में होता है, वो होता है मौखिक रूप में। जब हम टेलीफोन पे, मोबाइल पे बात कर रहे हैं, वो क्या है, वो हमारा मौखिक रूप है। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। आज हमने हिंदी भाषा और व्याकरण क्या परिचय में भाषा के बारे में पढ़ा, और इसके अगले कक्षाओं में वर्ण, संधि, समास, उपसर्ग जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, उन सब का गहन अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।